नाज़रीन सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं खदीजा टीवी और हम पेश कर रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी। और आज हम बात करेंगे स्किन यानी जिल्द से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में। और हमारे साथ एक मशहूर व मारूफ जिल्द और स्किन स्पेशलिस्ट हैं जिनको हम आपसे रूबरू कराएंगे और हम बात करेंगे मौसम की तब्दीली के साथ स्किन पे जो रैशेज़ या अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और ख़ास तौर से आज के इन हालात में लोग जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं वो हेयर से रिलेटेड यानी बालों से रिलेटेड और एक्ने यानी मसलन जो पिंपल्स आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए नाजरीन, हम खैर मकदम करते हैं डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद आबदी साहब जो कि MD डर्मेटोलॉजी में किया हुआ है और हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत खैर मकदम है आपका खदीजा टीवी में और आपका ये प्रोग्राम हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा मकबूल है, इसलिए कि लोग अपनी सेहत से जुड़ी तमाम जो जानकारियाँ हैं वो इससे हासिल करते हैं। तो बहुत बहुत खैर मकदम, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं यहाँ से कि आपकी प्रैक्टिस में कौन से ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो जनरली आते हैं जिन पे ख़ास तौर से तवज्जो होती है कि कंप्लायंस आती है उनकी कि ये प्रॉब्लम है, ये स्किन से रिलेटेड। और पहली चीज़ ये हम कहेंगे कि स्किन में किस तरह का पूरा एक औरा आता है कि जिसको हम कहें कि आप डिफ़ाइन करें हमारे तमाम नाजरीन के लिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खदीजा टीवी का कि आपने यहाँ पे आके इंटरव्यू के लिए स्टार्ट किया। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, स्किन एज अ होल 3 चीज़ों से हम रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो डर्मेटोलॉजी, फिर वेनेरियोलॉजी, फिर लेप्रोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में हमारे पास आते हैं स्किन और उसके अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में हमारे पास आते हैं हेयर्स, नेल्स और प्रॉपर स्किन। हम इसको अब और इंक्लूड करते हैं, इसमें ओरल भी हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि माउथ से रिलेटेड और टीथ से रिलेटेड भी इसमें डिसऑर्डर्स भी हम और टंग से रिलेटेड भी अब हम इंक्लूड करते हैं इसमें। अच्छा, वेनरोलॉजी मतलब क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आजकल हम देख रहे हैं कि एकदम से दोबारा से जो सिफिलिस पहले ख़त्म हो गई थी लेकिन अब वो दोबारा से आने लगी है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास अब सिफिलिस के भी आते हैं। थर्ड डिसऑर्डर्स में जो आता है वो आता है लेप्रोलॉजी। लेप्रोलॉजी मतलब लेप्रोसी। लेप्रोसी अकॉर्डिंग टू WHO अभी जो है ख़त्म हो गई थी। लेस देन 1 पर 10,000 इसकी जो है इंसिडेंस हो गया था, पर अभी से हम देख रहे हैं कि दोबारा इसका रिसर्जेंस हो रहा है लेप्रोसी का। तो अभी पेशेंट्स हम लेप्रोसी के बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, आजकल सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास जिस बीमारी के आते हैं वो आते हैं फंगल इन्फेक्शन के, स्किन में फंगल इन्फेक्शन के। अगर आप देखेंगे तो हर 3 में से 1 घर को किसी न किसी एक बंदे को वहाँ पे होगा फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि आजकल टॉपिकल स्टेरॉयड और जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो ठीक भी होना होता है वो भी नहीं होता, फैल के और वो ख़त्म हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए ख़त्म होता है, 4 से 5 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा निकल के आ जाता है। तो जो नॉर्मल मेडिकेशंस हम पहले यूज़ करते थे 5 से 6 साल पहले, अब क्या होता है कि उन मेडिकेशंस का भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है दवाइयों का। तो अगर मैं सबसे पहले अगर किसी चीज़ से स्टार्टिंग करूँगा तो यही कहूँगा कि फंगल इन्फेक्शन जिसको भी है वो प्रॉपरली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर दिखाए और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बिल्कुल भी यूज़ ना करे। चलिए, ये तो आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया पूरा एक शॉर्ट में पूरा डिफाइन कर दिया। तो अब डॉक्टर साहब बात हम करते हैं कि अक्सर करके लोगों के अंदर स्किन में रैशेज वगैरह आते हैं, तो मौसम की तब्दीली स्किन पे ख़ासतौर से चेहरे से लेकर बॉडी में जो हमारे तब्दीलियां पैदा करती है, तो मौसम का असर कितना होता है और कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं कि जिसको आप फॉलो करते हो, देखते हैं कि ये डिजीज़ में पाई जाती है? जी बेशक, देखिए आजकल विंटर्स का मौसम है, तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा देखते हैं हम कि इचिंग, उनको जनरलाइज इचिंग होने लगती है। स्पेशली हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, लेस देन 1 ईयर एज के ग्रुप में, और जो ओल्ड एज ग्रुप जो होती है उन लोगों में, कि सबसे ज़्यादा उनकी पूरी जनरलाइज बॉडी इचिंग होती है, ख़ासतौर पर जब रात को कपड़े उतारते हैं तब। और बच्चों में हम देखते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, तो ड्राइनेस की वजह से उनके छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। तो हमको देखना ये होता है कि जब भी विंटर्स आएँ, क्योंकि ऑलरेडी विंटर्स में बॉडी का जो एक फिजियोलॉजी होती है इतनी चेंज हो जाती है कि स्किन बहुत ड्राई होने लगती है। तो सबसे पहली जो हम एडवाइस अपने पेशेंट्स को करते हैं वो ये कहते हैं कि फ़ौरन नहाने के बाद जब थोड़ा सा बदन नम हो तो फ़ौरन आप नारियल का तेल पूरे शरीर पर लगा लें।
जी। तो उससे क्या होगा कि कम से कम बॉडी के जो भी फैट्स हैं वो आपके जो निकल जाते हैं गर्म पानी से नहाने से, क्योंकि ठंडक में हम लोग अक्सर जो गर्म पानी से नहाते हैं वो आपके दोबारा रिकैप्चुलेट हो जाएंगे। जी। ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी बीमारी हम देखते हैं सबसे अच्छा, ज़्यादा, मैं यहाँ पे रुकूंगा जी। जिस आपने अभी बोला कि नारियल का तेल, कुछ लोग उसमें सरसों का तेल भी यूज करते हैं, क्या ये बेहतर है या अगर आप रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ नारियल का ही तेल? नहीं, ज़्यादा बेटर है कि आप नारियल का तेल ही इस्तेमाल करें। जी। जी, सरसों के तेल से कुछ लोगों को भी एलर्जी भी हो सकती है उससे, जी। तो ज़रूरी है कि आप नारियल का तेल ही इस्तेमाल करें। उसमें खुद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी की जो नॉर्मल हमारी स्किन के ऊपर फैट्स होते हैं जी। उसको वो दोबारा उतनी ही ले आती है लेयर पे, और जो नॉर्मल फैट बनाती है बॉडी उसको झड़ने भी नहीं देती, निकलने भी नहीं देती। दूसरी चीज़ एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से देखिए ना नहाएं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत गर्म पानी से नहाने लगते हैं, तो थोड़े से गुनगुने पानी से नहाइए, क्योंकि जो फैट्स होते हैं बॉडी पे वो सब घुला के ले जाता है गर्म पानी, ये परेशानी होती है। चलिए, अभी लोगों के अंदर एक और कंप्लेन है बहुत ज़्यादा कि बहुत कम उम्र में लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डिके कर रहे हैं, तो अक्सर करके वो ये कहते हैं और उस पर जवाब भी दिया जाता है कि भाई अगर इतना ही ट्रीटमेंट असर करता तो नोटों में जो पैसों पे जो डॉलर्स पे जो लोगों की फोटो छप रही वो उनके बाल ना जाते। तो ये कितना, ये तो एक मजाक है, बहरहाल ये कितना वो समझते हैं कि ये बालों का गिरना ये किस वजह से है और कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए, बालों का गिरना हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेल्स में। जी। मेल्स में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है हेयर लॉस का, उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जी। उसमें होता क्या है कि क्योंकि हार्मोन्स की वजह से और दूसरी चीज़ जेनेटिक्स की वजह से, क्योंकि किसी आपके फैमिली में किसी आपके दादा के या आपके फादर के या उस पूरी एक लाइन लीनिएज में किसी ना किसी एक के पास ऐसी जीन्स थी जिनके बाल गिरने थे। जी। अब अगर वही जीन्स आपने इनहेरिट कर लिए हैं उनसे, तो आपके बाल उसी हिसाब से अर्ली एज पॉसिबल एज 15 ईयर्स भी गिरने शुरू हो जाते हैं आजकल हम देखते हैं। जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बालों में अगर देखा जाए तो पूरी मेडिसिन में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं। जी। पर हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट मानी जाती है आपकी। अक्सर ये जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, इसको हम देखते हैं कि एक तो सामने से फ्रंटल एरिया से बाल जाते हैं, टेम्पोरल एरिया से, और सर के ऊपर से वर्टेक्स वाले एरिया से, और धीरे धीरे करके बाल पतले होने लगते हैं, पतले होने के साथ वो गिरने लगते हैं बाल। तो दवा के रूप में अगर मैं कुछ बताऊं तो सिर्फ 2 ही दवाइयां ऐसी हैं जिसको हमने देखा है कि जो वाकई में काम करती हैं। बाकी जो आजकल मेडिकेशंस हमको इंटरनेट पे और कई जगह आप देखेंगे हेयर ऑयल्स जो लोग सेल कर रहे हैं, वो सब कुछ असलियत में काम करती नहीं। जी। आप उसके लिए अगर आखिरी में आपको दवा करानी है तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही उसके लिए मिलिए। चलिए, थर्डली होता है क्या है, देखिए सीबोरिक एलोपेशिया एक टर्म हमने किया है। सीबोरिक एलोपेशिया मतलब, सीबोरिक को हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में कहते हैं डैंड्रफ। तो डैंड्रफ की वजह से जो बाल गायब होते हैं, उसमें भी यही होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब जो सूजन होती है हेयर फॉलिकल के अराउंड, उसकी वजह से जो बाल गिरने लगते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि ज़्यादा डैंड्रफ होना, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो मेल में पैटर्न बाल्डनेस वो यही होता है। अब हम फीमेल्स में अगर बात करते हैं तो हमने आजकल ये देखा है कि फीमेल्स में भी फीमेल पैटर्न एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मोस्ट कॉमन कॉज। ये हम देखते हैं एज ग्रुप में अप्रॉक्सीमेटली 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में हमको ये देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, फीमेल्स में भी देखा जाता है कि आगे से बाल पतले होने लगते हैं, पतले होकर बाल गिरने लगते हैं, उनके भी टेम्पोरल ही बाल गिरने लगते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का कि मिड लाइन से जो है उनकी जो पार्टिंग लाइन होती है हमारी हेयर की, वो उनकी और वाइडनिंग होने लगती है। मतलब बाल गिरने लगते हैं, सेंट्रल पार्टिंग और जो आप मांग निकालते हैं वो और फैलने लगती है। जी, अक्सर लोगों फीमेल्स में काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि सबसे पहले तो इसकी भी अगर ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो किसी और विधि से जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता इसका, तो इसके लिए भी आपको मेडिकेशन ही लेनी पड़ेगी। ये दोनों तो हो गई मोस्ट कॉमन चीज़ें, उनके लिए आपको मेडिकेशन ही लेनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हम ऐसी बताते हैं फीमेल्स में जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि होता है पोस्टपार्टम एलोपेशिया, पोस्टपार्टम टीलोजन एफ्लूवियम जो टर्म हम कहते हैं। इसको होता क्या है कि अक्सर जो फीमेल्स होती हैं, जो प्रेगनेंसी जिनकी होती है, तो पार्चुरेशन के बाद में, बच्चा पैदा होने के बाद में, उनके 2 से 3 महीने के बाद एकदम से सारे बाल गिरने लगते हैं। और वो कंप्लेंट लेके आती हैं कि पूरी मुट्ठी भर बाल जो है हमारे गिर रहे हैं। तो उसमें कंडीशन में मैं बता दूं आपसे कि बहुत कॉमन कंडीशन है ये, पर ये चीज़ अपने आप ठीक होने वाली है। 6 to 9 मंथ्स के अंदर जितने भी बाल उनके गिरे हैं वो सब के सब वापस आ जाएंगे। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
कोई भी एक नॉर्मल से हेयर ऑयल, आप कोकोनट हेयर ऑयल ही आप यूज़ कर सकते हैं सर पे। जी। थर्डली अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास हेयर लॉस आते हैं जो परमानेंट हेयर लॉस होते हैं, जो जैसे कि किसी पेशेंट्स में अगर जैसे एसएलई है या फिर किसी पेशेंट में डर्माटोमायोसाइटिस है या फिर लाइकन प्लेनोपाइलरिस है, कुछ ऐसी बीमारी हमारे पास आती हैं जिसमें बाल हमेशा के लिए तो चले मैं जाते हैं। चाहूंगा जी। कि अगर मेडिकल बिल्कुल आम सी जबान में लोगों को पहुंचे, क्योंकि जो हमारे नाजरीन हैं उनको ही समझ में आ जाए कि हाँ इस चीज़ से, क्योंकि जो कॉमन कॉज है वो हम आम जबान में अगर बोल रहे हैं तो उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से नहीं, हो बेशक, जाता है। बिल्कुल। जी। देखो ये जो 3 चीज़ें हमने बीमारियां बताई हैं जिनके हेयर लॉस परमानेंट होते हैं, इन सब के अलावा भी कुछ और कॉमन कॉजेज़ होते हैं फीमेल्स में एक्चुअली हेयर लॉस के। सबसे देखिए, अगर हम आजकल देखें तो क्लास 10th और क्लास 12th ही में बता दिया जाता है कि हेयर्स बने कैसे होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन होता है प्रोटीन, उसके बाद होता है कैल्शियम, फिर होता है आयरन, विटामिन डी और एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये 5 चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं क्लास 10th में कि ये हेयर के कंपोनेंट से होते हैं। तो अगर इन चीज़ों की डाइट में आपकी कमी है तो हेयर फॉल होने लगता है। लेकिन हेयर फॉल वो होता क्या, नॉर्मली हम कहते हैं कि 100 से ज़्यादा बाल अगर किसी के दिन में गिर रहे हैं, 100 से ज़्यादा बाल, अब इसको गिन तो आप सकते नहीं हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि भाई जिस टाइम आप नहा रहे हैं उस टाइम अच्छे खासे बाल अगर आपके निकल रहे हैं, या जिस टाइम आप सो के उठ रहे हैं तकिए पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा आपके बाल गिरे हुए हैं, या जिस टाइम कॉम्ब कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, उस टाइम आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बाल गिरे हुए हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। 100 से कम बाल अगर किसी के दिन में गिर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल है। इतनी हेयर साइकिल चलती रहती है किसी भी आदमी की या फीमेल की। तो अगर डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से बाल आपके गिर रहे हैं, सबसे पहले इसमें आता है आयरन डेफिशिएंसी। देखिए, आयरन डेफिशिएंसी इंडिया में एक एपिडेमिक है जो आयरन डेफिशिएंसी का हमारा फैला हुआ है। मोस्टली हम देखते हैं कि यंग एडोलसेंट एज में लड़कियों में, और फिर जो प्रेगनेंसी के अराउंड जो होता है आयरन डेफिशिएंसी उसमें भी। तो उसकी वजह से इनका बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो अगर उनके आयरन आप रिप्लेनिश करा दें उनके स्टोर्स, तो सारे बाल उनके आप वापस आ सकते हैं उनके बाल। अच्छा, सेकेंडली जो मोस्ट कॉमन हमने देखा है वो देखा है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर्स भी एक कॉमन कॉज है बाल गिरने की, बोथ फीमेल्स में और मेल्स में। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है ये। तो आप देखेंगे अक्सर थायराइड वाले पेशेंट्स में कि उनके चेहरे थोड़े से सूजे हुए होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर, ये दोनों तरीके से डिसऑर्डर्स हमारे हेयर फॉल कराते हैं। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं ज़्यादा और आपको लग रहा है कि जैसे आपको थोड़ी सी नींद ज़्यादा आती है, या फिर कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर थोड़े से आप सुस्त रहते हैं, तो एक बार ज़रूर अपना थायराइड का टेस्ट कराएं या फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं कि ऐसा तो नहीं कि थायराइड की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई आयरन वाले आयोडीन सप्लीमेंट्स जो हैं उसके लिए हम जैसे आयोडीनेटेड सॉल्ट्स या फिर आयोडीनेटेड और जो कंपाउंड्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं तो उसके लिए आप वो ले सकते हैं। ये मार्केट में ज़्यादातर बहुत सारी ऐड वगैरह आते हैं कि ये कैप्सूल और वो, तो इनको डॉक्टर साहब कितना उन पर भरोसा करना चाहिए और कितना इसको डिनाई करना चाहिए? अरे देखिए, मैं एक आपसे चीज़ बता दूँ कि हम लोग जो एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जब तक एविडेंस ना हो तब तक आप इस चीज़ को कह नहीं सकते हैं कि ये वर्क करती है कि नहीं करती। तो जितने भी मार्केट्स में आ रहे हैं, ओवर द काउंटर्स भी आ रहे हैं, इंटरनेट पे भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे। तो देखिए, इसमें देखा तो यही गया है कि अक्सर मोस्ट ऑफ द ऐसे प्रोडक्ट्स में कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ एज अ प्लेसिबो ही वर्क करते हैं वो। प्लेसिबो का मतलब अपने बता दूं लोगों को कि आपको सिर्फ एक मल्टीविटामिन ही वो दे देते हैं, लेकिन ये आपको कि पता होता है कि हो सकता है इससे काम आए, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि इसका इफेक्ट आ रहा है, तो ये प्लेसिबो हो गया। मतलब उस पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बस इफेक्ट है उस पर असर करना। डॉक्टर साहब, बात करते हैं हम जो आज कॉमन जो कॉज में आता है और खासतौर से नौजवानों में एक्ने है, जिसको हम कहते हैं कि इसके मुहासे निकलने लगने और तमाम इस तरह के दाने रैशेज आते हैं, उसमें बच्चे भी बहुत जल्दी, यानी जो एडोलेसेंट से निकल रहे होते हैं बच्चे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, माँ बाप भी उनको बड़े वो होते हैं। तो उनके लिए ख़ास क्या रिकमेंड होगा, उनकी डाइट चार्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए और फिर कैसे वो डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जाएं और क्या क्या करें ताकि इस चीज़ से दूरी बनाई जा सके? अच्छा, देखिए मैं बता दूं, एक्ने जो है इसको ऑलमोस्ट एज अ यूनिवर्सल एक डिजीज़ कह सकते हैं आप, कि हर आदमी कभी ना कभी एक्ने से उसका दो चार उसकी हुई होती है, कभी ना कभी भेंट हुई रहती है कहीं ना कहीं उसकी। तो एक्ने में देखा जाए कि मोस्ट कॉमनली एज ग्रुप जो इसका होता है वो होता है एडोलसेंट एज ग्रुप, जब भी बच्चा जो है 17, 18, 19 की तरफ आता है। अच्छा, एक्ने के लिए आपने बात कही कि डाइट
डाइट में सबसे कॉमन चीज़ ये है कि आप देखिए कि कहीं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट तो नहीं ले रहे हैं आप। अगर कोई इसमें हम कहते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक डाइट बिल्कुल ना लें, इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में ना लें आप। तो चावल को आप थोड़ा सा कम कर दें अपनी डाइट में। कुछ लोगों को सल्फर से एलर्जी होती है, तो एग से देख लें कि जब वो एग खा रहे हैं तब तो ऐसा तो नहीं उनके एक्ने का जो है आउटब्रेक हो रहा है, तो उससे भी उनको वो मना कर सकते हैं कि एग ना लें हम ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, थर्ड चीज़ जो होती है एक्ने के लिए, वो ये है कि एक सैलिसिलिक या फिर लैक्टिक एसिड फेस वॉश हमेशा आदमी को यूज़ करते रहना चाहिए। जो भी लोग एक्ने से जूझ रहे हैं अभी, तो उनको एक सैलिसिलिक या फिर लैक्टिक एसिड देख लीजिए, मार्केट में बहुत से फेस वॉशेस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं 2 टाइम्स। चेहरा धोने के लिए हम अगर बात करें तो कोई भी ऑयल अपने चेहरे पे मत लगाएं। कोई भी ऑयल जो जिनके भी ऑयल है, हेयर लाइन एक्ने भी एक चीज़ होती है जी। तो हेयर लाइन एक्ने मोस्टली उनके में देखा जाता है जो लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर आजकल जो यंग हम देख रहे हैं लोगों में कि वो यूज़ करते हैं इस क्रीम वगैरह, जो क्रीम्स जेल यूज़ करते हैं वो हेयर को डिज़ाइन देने के लिए, तो उससे भी इसको एक आउटब्रेक आ सकता है। दूसरी चीज़ होती है पोमेड एक्ने। पोमेड यही चीज़ होती है कि जो अपने हेयर स्ट्रेटनर्स या फिर हेयर डिज़ाइनर्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो पोमेड भी बिल्कुल मत लगाएं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, ना ऑयल ना कुछ, अपने चेहरे पे मत लगाएं, क्योंकि ऑयल जितना आएगा वो और ब्लॉक होंगी, आपके ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा आपके एक्ने और बनेगा। अच्छा, एक्ने जो हम देखते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि एक्ने एडोलेसेंट एज ग्रुप में जी। इसके अलावा एक एज ग्रुप जो हमारे पास आती है 25 to 35 एज ग्रुप, इसमें हम देखते हैं एक्ने, हार्मोनल एक्ने हमारे पास फीमेल से बहुत कॉमन होते हैं। हार्मोनल एक्ने क्या होते हैं कि उन लेडीज़ में जिनकी साइकिल्स थोड़ी सी इरेगुलर होती हैं, या फिर उनके साथ साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ उनकी होती है, या फिर उनके हेयर फॉल भी साथ में हो रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है, इनके एक्ने जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है क्योंकि उनके हार्मोन्स जो हैं उनकी ज़्यादती हो गई है। टेस्टोस्टेरोनिक लेवल्स जो हैं उनके हाई हैं, इसलिए उनके हार्मोन्स हो रहे हैं की वजह से उनके एक्ने आउटब्रेक बार बार हो रहे हैं। तो एडवाइस मैं यही करूँगा कि डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें, सल्फर से आप एलर्जी देख लें है कि नहीं, सिर्फ 2 बार चेहरा धोएं अपना सुबह शाम पानी से। अगर आप ले सकते हैं तो सैलिसिलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड एक फेस वॉश ले लें आप, उससे अपना चेहरा धोएं। अच्छा, कितने अच्छे डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको रोक रहा हूं कि अब यहाँ पर भी वही मार्केट की तमाम वो प्रोडक्ट जो आते हैं, ख़ास तौर से गर्ल्स हैं, फीमेल में तो बड़ा ज़्यादा तवज्जो का वो रहता है कि ये क्रीम और ये पाउडर, तो ये कितना हार्मफुल होते हैं और कैसे इसको तोड़ा जाए। ये मिथ भी बना हुआ है कि नहीं, ये हम लगा लेंगे तो हम फेयर हो जाएगा कलर, या इससे ये दूरी होती, तो ये मार्केट की चीज़ें वो कैसे। अच्छा, देखिए, फेयरनेस इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी इसको जो है उसको बताना कुछ चाहता था। देखिए, टॉपिकल स्टेरॉयड डिपेंडेंट फेशियल्स अभी एक बीमारी हमारे पास निकल के आ गई है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इस वक्त। इसमें होता है कि ओवर द काउंटर जो हमारे पास जो मेडिसिन शॉप पे आप चले जाते हैं और आपको कुछ ना कुछ क्रीम्स वो लगाने के लिए दे देते हैं, जैसे कि पैंडर्म, बेटनोवेट एन, डर्मी 5, डर्मी 4, डर्मिकेम ओसी। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डर्मिकेम ओसी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं अपने चेहरे पे, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मिडिल एज वुमेन्स में आप देखते होंगे उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। उनके जब भी वो कभी धूप में भी जाएंगी, थोड़ा सा खाना बनाती हैं, खाना चूल्हे के सामने जाती हैं, तो उनके चेहरे एकदम लाल हो जाते हैं और खुजली भी उनके चेहरे पे होने लगती है। उसके अलावा आप देखते हैं उनके चेहरे पे बाल भी ज़्यादा निकल आते हैं। फिर आप देखते हैं उनकी झुर्रियाँ उनके ज़्यादा आ जाती हैं चेहरे पे, और काले काले चिकत्ते या फिर निशान भी उनके चेहरे पर पड़ जाते हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं ये सब के सब उन्हीं सब टॉपिकल स्टेरॉइड्स की बेसिस में। तो एक मैं गुजारिश जो करूँगा ये है कि सबसे जो भी हमारा ये मैसेज आज देख रहे हैं कि कम से कम बाज़ार से कोई भी मरहम लेके अपने चेहरे पे मत लगाएं। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार जो है वो मेडिसिन से हम दोबारा उसको ठीक भी नहीं कर सकते, फिर लेज़र ही उसके लिए काम कर पाती है उसके पास। जी, तो डॉक्टर साहब अब मेकअप पे आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर से तो ख़वातीन भी ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। मेकअप के लिए अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करना, ख़ास तौर से लिप्स के जो लिप गार्ड के साथ साथ जो लिपस्टिक वगैरह यूज़ करती हैं जो ख़वातीन, अलग अलग तरह का मेकअप यूज़ करना जिसमें डिफरेंट तरीके से होता है वो, तो इसके बारे में आप क्या राय देंगे उन ख़वातीन को कि जो जिनकी जिल्द जो है बहुत सेंसिटिव है, या इस तरह से जो बाहर निकलने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, देखिए, मेकअप में देखिए 3-4 चीज़ें हमारे पास आती हैं। सबसे पहले तो फाउंडेशन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेकंड चीज़ आप उसके ऊपर से टॉपअप किस चीज़ का कर रहे हैं फाउंडेशन के ऊपर, थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है आप आईलाइनर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ आती है हमारे पास कि आप लिप्स के लिए कौन सी आप लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जिनको मैं बाद में भी बताता हूँ। तो देखिए,
हर आदमी की स्किन जो है अलग अलग चीज़ों के लिए सेंसिटिव हो सकती है। जी। कई लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव होती है कि कोई भी फाउंडेशन, किसी भी तरह के कोई फाउंडेशन यूज़ कर ले वो उनकी एलर्जी होने लगती है, इचिंग भी होने लगती है, साथ में स्किन लाल भी हो जाती है। तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी आप अमोनिया कंटेनिंग या फिर कोई डाई कंटेनिंग या फिर कोई भी एलर्जन कंटेनिंग आप कभी भी फाउंडेशन यूज़ मत करें। अगर आपको लेना है तो आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाके या फिर जो भी फाउंडेशन बेस्ड क्रीम्स आप यूज़ कर रही हैं उसमें पढ़ लीजिए कि वो एलर्जन फ्री उस पर स्पेसिफाइड है कि नहीं। अगर उस पर एलर्जन फ्री स्पेसिफाइड है तो ही आप उसको यूज़ कीजिए, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो। सेकेंडली, लिपस्टिक एलर्जी की बात कर लेते हैं। लिपस्टिक एलर्जी देखिए बहुत कॉमन है। कई लोगों के आप देखते होंगे कि होठ के आसपास उनके थोड़े छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और लाली भी रहती है फीमेल्स में। उनको अंदाज़ा नहीं होता किस वजह से हो रही है, क्या हो जाता है बस, लेकिन उनकी एक कंप्लेंट ये होती है कि लाली उनकी हमेशा बनी रहती है। अगर उनसे आप हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि जब भी वो लिपस्टिक लगाती हैं तो उनके दाने और लाली पूरे होठ के आसपास पूरे निकलने लगते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आजकल मार्केट में हमारे पास एलर्जन फ्री लिपस्टिक्स भी आ रही हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्डली हम बात करते हैं हेयर डाई। हेयर डाई बहुत कॉमन है, जो भी 40 ईयर्स के 30 ईयर्स के ऊपर जो भी जिनके भी बाल ग्रे हो जाते हैं वो यूज़ करते हैं हेयर डाई। हेयर डाई एलर्जी एक बहुत कॉमन चीज़ है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप देखेंगे जो हेयर लाइन है वहाँ पे कालापन आने लगता है, ईयर से वहाँ पे कालापन आता है और चेहरे पे कभी कभी कुछ लोगों के दाने भी निकलने लगते हैं। तो इसके लिए भाई कई लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते हैं कि आप हेयर डाई मत यूज़ कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आप PPD फ्री, अमोनिया फ्री हेयर डाइज भी है मार्केट में, उसको आप यूज़ करते हैं, पर उसके बावजूद भी उन लोगों की जो है एलर्जी होती रहती है। तो लास्ट रिजॉर्ट ये बचता है कि आप घर में उगाई हुई मेहंदी सर पे लगाएं, उससे अच्छी हर्बल पूरे उस पर आप आ जाएं। भी कह सकते हैं आप कि उससे एलर्जी नहीं होती घर में उगाई हुई मेहंदी से। उसके बाद भी अगर कुछ है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अब बाल वाइट ही रखें अपने आप। चलिए, वक्त बहुत तेजी से निकला, लेकिन हम तेजी से सवाल भी करते हैं। हम अब आते हैं लेप्रोसी पे। लेप्रोसी का बहुत ज़्यादा सरकार ने और तमाम लोगों ने कोशिश की और उसमें ये कहा जाता था कि हमने इस पे जीत हासिल कर ली। जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी आपसे कि वो फिर से वापस आ रही है। तो इस सारी चीज़ों को कि पूरा फिर एपिडेमिक के तौर पे ना वो फैले, तो क्या कंट्रोल और कैसे लोगों को एक माशरे को, पूरे समाज को एक मैसेज देंगे आप लेप्रोसी को लेकर, जिसको हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं? कुष्ठ रोग उनसे कहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपसे कि लेप्रोसी का प्रिवेलेंस लेस देन 1 पर 10,000 था। मतलब 10,000 लोगों में अगर एक आदमी से भी नहीं है, 10,000 लोगों में एक आदमी के भी नहीं है अगर, तो हम कहेंगे उसकी लेप्रोसी इस एरिया में इस हद नहीं है, अब प्रिवेलेंस कम हो गई, अब हमने इसको जो है इस पर काबू पा लिया है। पर हाल फिलहाल में जो हमने देखा है कि लेप्रोसी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं। इसके सिम्टम्स बताते चलूँ, जो भी नाज़रीन आपके देख रहे हैं कम से कम उनको पता हो कि लेप्रोसी का जितनी जल्दी से जल्दी आप इलाज कर लें, उसका इलाज एक तो कंप्लीट है, पूरा है इलाज, लेकिन आप जल्द से जल्द सिम्टम्स को देखते हुए डॉक्टर के पास चले जाएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हाथ पैरों में सुन्नपन होना, सूनापन होना। अक्सर लोगों में देखा गया है कि कोई चीज़ वो गर्म अगर छू रहे हैं, ये कैसे पता चलता है, लोगों को अक्सर पता भी नहीं होता है कि उनके हाथ पैर सुन्न हैं। तो ठंडक में हम देखते हैं कि लोग आके शिकायत करते हैं लेकिन उनके छाले पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो लेडीज़ या फिर मैन जो घर में जो है कुकिंग कर रहे हैं, वो अक्सर गर्म यूटेंसिल्स पकड़ लेते हैं, बर्तन पकड़ लेते हैं, उनके हाथ में छाले निकल आते हैं और बाद उनको एहसास होता है कि मेरे हाथ में छाले निकल आए हैं। तो अब इसको हम ये नमनेस जो है, नमनेस, सुन्नपन, ये रेगुलर रहता है कि जैसे नहीं, ये मैं बता दूं, ये जो है ये लगातार बना ही रहता है नमनेस। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये बढ़ता रहता है, एक लिम्ब से एक हाथ में भी आया, फिर दूसरे पैर में हो सकता है, फिर तीसरे पैर में हो सकता है। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्सा जिसको हम कहते हैं, मतलब एक इस हाथ में हो गया, फिर दूसरा लेफ्ट पैर में हो गया, फिर इस हाथ में हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि सफ़ेद चिकत्ते पड़ना। देखिए, अब ये थोड़ा सा इस पर मैं थोड़ा और वक्त लूँगा इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि इसमें परेशानी ये होती है कि एक और कॉमन बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं विटलिगो। विटलिगो मतलब सफ़ेद दाग पे चरक। अच्छा, इसमें ये बीमारी जो होती है विटलिगो, ये ट्रांसफरेबल नहीं होती, मतलब अगर मेरे है तो आपके नहीं होगी। पर लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी होती है कि जो अगर किसी एक की है तो दूसरे की हो सकती है। तो ये छूने से, खांसने से, इन सब से ये फैल सकती है। तो अब
कई लोग कंफ्यूज विटिलिगो को इसी से करते हैं, सफेद दाग को इसी से। सफेद दाग से ये अगर उसको पेशेंट कोई देखते हैं तो उससे भी थोड़ा सा दूरी बना के खाने पीने में भी परहेज करना, और समाज में भी उसका ये है कि बायकॉट करने लगते हैं। खैर अब तो कम हो गया, बहरहाल ये बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए जो विटिलिगो होता है वो बिल्कुल ही सफ़ेद होता है। मैं बहुत छोटी सी एक बात बता देता हूँ सबको जो भी आपके नाज़रीन देख रहे हैं, जैसे दूध आप देखते हैं उसी तरह से एकदम विटिलिगो दिखेगा आपको, लेकिन जो लेप्रोसी होती है वो एकदम दूध की तरह नहीं होती, उसमें बहुत हल्की सी सफ़ेदी होती है, रेडनेस। हाँ, तो जो लोग अगर किसी को देखते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद है और डर जाते हैं, तो मैं बता दूं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है उनसे, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है उनके विटिलिगो होगा। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो लेप्रोसी के पेशेंट से मैं अभी बता रहा जो कंटिन्यू अपनी बात कर दूँ, सिम्टम्स जो थे, एक तो उसमें सिम्टम आ जाता है कि सुन्नपन, हाथ पैरों में सुन्नपन। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि हाथ पैर का काम ना करना, मतलब पैल्सी हो जाना, मतलब उंगलियां काम ना करना, पैर की उंगलियां काम ना करना, पैर उठा ना पाना, पैर चलें अगर तो पैर झूलते रहना, हाथ जो है टेढ़े हो जाना, ये सारी चीज़ें दूसरे नंबर पे आती हैं लेप्रोसी में। और तीसरी चीज़ में मैंने जो बताया कि हल्के सफ़ेद चिकत्ते बदन पे कहीं भी पड़ना, ख़ास तौर पे उन चिकत्तों में अगर आप छुएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, सेंसेशन उसमें से लॉस हो जाती है। ये चीज़, तीन चीज़ें होती। चौथी चीज़ जो हम लोग अक्सर देखते हैं वो कान का सूजा, किसी के अगर कान सूजे हुए हैं तो उस पर हम कहते हैं कि लेप्रोसी के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। हर बार नहीं होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है लेप्रोसी से, ये आप समझ लें जी। इसको उस पे बिल्कुल घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाती है लेप्रोसी, कोई परेशानी नहीं होती लेप्रोसी। डॉक्टर साहब हम आते हैं कि ओरल, जैसे आपने बताया कि ओरल कभी कभी जैसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस जिसे ओएसएमएफ भी कहते हैं, अब वो ओएसएमएफ क्या है और क्या ये रिलेट करता है डर्मेटोलॉजी से, स्किन डिजीज से, ये ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, मैं बता दूं आपसे कि ओरल सबम्यूकुलर फाइब्रोसिस जो हम कहते हैं, अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो लोग टोबैको जो करते हैं। अच्छा, इसमें होता है कि धीरे धीरे जो आदमी तंबाकू खाता रहता है तो उसके जो अंदर की म्यूकोजा होती है, जिसको हम कहते हैं अंदर की जो स्किन होती है उसके कहते हैं, तो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो उसका मुंह उसका खुल नहीं पाता है। तो नॉर्मली अगर हम 4 उंगली अगर मुंह के अंदर चली जाती है तो धीरे धीरे फिर 3, फिर 2, कुछ लोगों में 1 ही हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट जो अक्सर जो लोग जो मसाला खा रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले एडवाइस ये है कि बिल्कुल मत खाइए, ठीक। और कम से कम शीशे में अपने मुंह को बार बार देखते रहिए, अंदर एक लाइट मार के कहीं उस पर सफ़ेद चिकत्ता तो नहीं बन रहा है। अगर उसमें सफ़ेद चिकत्ता और लाल चिकत्ता बन रहा है तो फ़ौरन ही आप चले जाइए किसी डॉक्टर से जाके मिलिए, उस पर फिर घर पर नहीं बैठना। और सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने गर्दन को कभी छूते रहिए, गर्दन के नीचे देखते रहिए यहाँ पे कोई गांठें तो नहीं बन रही हैं। अगर गांठें बन रही हैं तो फ़ौरन तुरंत जाइए आप किसी डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कि ये कैंसर बनने की स्टेज में हो, कैंसर ना हो लेकिन कैंसर बनने की स्टेज में हो। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है ओएसएमएफ के लिए कि आप इस मसाला तंबाकू खाना फ़ौरन बंद करें ज़्यादा। अच्छा, एक सिम्टम ये भी होता है ओएसएमएफ का कि जो अगर कोई आदमी नमकीन खा रहा है या फिर थोड़ा सा भी नमकीन खाता है तो उसको जलन भी होने लगती है मुंह के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आती है ओएसएमएफ में। पर सबसे प्रिकॉशनरी यही है कि आप बिल्कुल मत खाएं तंबाकू, और कुछ लोग को डेली से भी हो जाता है ये सबम्यूकुलर फाइब्रोसिस। मतलब ये जितना भी खान पान जो है बैड हैबिट जिसे कहते हैं उसकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जल्दी में एक सवाल मैं ये कहूँगा, क्योंकि अब हमने स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। कैंसर की बात की आपने कि वो तो समझ में आ गया कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह का खुलना। तो स्किन की और पार्ट, बॉडी के और पार्ट में स्किन रिलेटेड जो कैंसर होता है उसके बारे में भी बता दीजिए, ताकि वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे उससे निजात या कैसे उससे दूरी बनाई जाए। अच्छा, देखिए इंडिया में देखिए स्किन के मोस्ट कॉमन 3 कैंसर्स होते हैं अगर देखा जाए तो। एक होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल, दूसरा होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तीसरा होता है मेलेनोमा। हम बहुत खुशकिस्मत है कि मेलेनोमा हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। हमारे का जो कॉमन होता है वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और उससे भी कॉमन होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछा है कि मैं एक मजलिस में एक बार गया था तो उसमें वहाँ पर मैंने देखा जो एक बैठे हुए थे बुजुर्ग थे, उनके बेसल सेल कार्सिनोमा चेहरे पर था और उनको शायद पता भी नहीं था कि उनके कैंसर है ये। अच्छा, इसमें होता लोगों को जो है ताज्जुब भी होता है, भाई ऐसा कैसे कि उनके कैंसर उनको पता नहीं। तो ये एक ऐसा कैंसर होता है जो बहुत ही कम मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है आपको चेहरे पे, आँख के आसपास आपको देखने को मिलता है एक काला चिकत्ता, उसमें कभी कभी जो है उठी हुए कुछ दाने भी दिखते हैं आपको,
और बड़े लंबे समय तक के होते हैं, 3 साल 2 साल 6 महीने से लगातार वो बना रहेगा एक ही जगह पे, थोड़ा धीरे धीरे फैलेगा वो। तो ये मोस्ट कॉमन होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, जो आपको चेहरे पे दिखता है। सेकंड आता है फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हमको दिखता है असल में 3 जगह। सबसे पहले तो मुंह का ओरल कैंसर जो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सेकेंडली होता है जेनेटिलिया का, जो पेनिस पे लोगों को मिलता है, जो काफ़ी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बाद उनके होता है। तीसरा जो हमको दिखता है पैर पे दिखता है, जो पैर के ये तलवे पे हमको दिखता है। और चौथा जो हमको दिखता है वो जलने के बाद दिखता है। कोई आदमी कहीं जल गया है तो उसके बाद उस जले हुए निशान पे उसको कैंसर बन जाता है। तो अगर कोई आदमी जला है और उसका ट्रीटमेंट उसका हो चुका है तो 6-7 महीने बाद 1 साल के बाद वो गौर करता रहे कि उस जगह पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा जो कुछ पानी का भी निकल रहा हो। तो अगर ऐसा निकल रहा है तो फ़ौरन वो डॉक्टर को जाकर दिखाए। हो सकता है कि उसके चलिए मैं अब ये चाहूंगा कि सारी गुफ्तगू का एक माहसल जो होता है ना, एक पैगाम की शक्ल में कि एक स्किन रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको आ रही है, जिससे आप सब चीज़ें जो बताई, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तमाम नाजरीन की खिदमत में, एक मैसेज आपसे चाहिए। देखिए मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे जिक्र किया था टॉपिकल स्टेरॉइड का, कि कोई भी ओवर द काउंटर आप दवा कम से कम मत लगाएं, सेल्फ ट्रीटमेंट घर पे बैठ के मत करें। कई बार वो चीज़ों को और बढ़ा देता है और जो बीमारी असल रूप में जो दिख रही होती है उसको वो चेंज कर देता है। सेकेंडली मैं बताऊंगा कि घर में जो लोग यूज़ कर लेते हैं नीम का पत्ता, फिटकरी का पानी और डेटॉल से अक्सर उसकी सफाई करने लगते हैं। तो देखिए अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़रूरी ना हो ये सब चीज़ों से आप पीछे हटें, इसको यूज़ मत करें आप। ये सेकंड होगा। और तीसरे मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो किसी स्किन के डॉक्टर ही को जाके दिखाएं। चलिए जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो हमसे बात कर रहे थे इसमें आज ख़ास जो टॉपिक था वो था स्किन यानी जल्द से रिलेटेड बीमारियों के बारे में, और आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हमसे महवे गुफ्तगू थे आज जनाब डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद आबदी साहब जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब हमें फिर हम डॉक्टर साहब को मौका देंगे, उनको जहमत देंगे कि प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा ममनून और मशहूर कि आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन आप देखते रहें खदीजा टीवी, और हम इसी तरह से आपको इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ हाजिर होते रहेंगे। हमें आप इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।